सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार भी अच्छा होगा। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इस हिंदी व्याकरण में हम लोग यह जानेंगे कि व्याकरण क्या है और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसको जानने से पहले आप लोग सभी मुकेश सर ऑनलाइन क्लास जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ताकि और आइकॉन जो बेल है उसको भी दबाएंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे ताकि मेरा वीडियो आपका जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उससे आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों, हम लोग सभी भारत देश में जन्म लिए हैं और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा जो है वह हिंदी है। तो हम लोग सभी प्रायः हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है व्याकरण पढ़ना जबकि हम लोग हिंदी जानते हैं? ठीक है, तो जब हम लोग हिंदी जानते हैं तो व्याकरण हमारे लिए जानना और भी आवश्यक हो जाता है और इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए आज यह वीडियो जो है ये सभी क्लास के लिए समर्पित है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज का जो वीडियो है वो आपको आनंददायी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक साबित होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विषय। आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है कि व्याकरण की परिभाषा यानी व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है। ठीक है, तो व्याकरण की परिभाषाएं जो है वह बहुत सारे विद्वानों ने, हिंदी के जो प्रकांड विद्वान हैं वह अलग अलग दिए हैं और सभी परिभाषा जो है वो ऑथेंटिक है, सही है। तो हम लोग एक छोटी सी परिभाषा के द्वारा हम लोग व्याकरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है, देखिए व्याकरण को शास्त्र की गिनती में रखा गया है क्योंकि व्याकरण सीमित नहीं है। इसकी बहुत सारे, जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो पुराना अगर किन्हीं के पास वर्णमाला होगा तो उसमें क ख का जो वर्णमाला है, जो पुराना अगर कखरा बुक होगा या हिंदी व्याकरण होगा तो उसमें बहुत सारे जो वर्ण हैं वह पुराने हैं और उसे समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं, इसीलिए इसे एक शास्त्र का रूप दिया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा, अब यहाँ पर देखेंगे कि भाषा जो है, भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा कहने का अर्थ है कि भाषा जो है वो संस्कृत का भस धातु से लिया गया है, यानी भाषा जो है वह भास धातु से लिया गया है और भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। ठीक है, यानी बोलना कहने का मतलब यह है कि वह विचार, अगर भाषा का रूप दिया जाए तो अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, अब अपने विचारों को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। अब यहाँ पर व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोल के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जानवर लोग जो है भी बहुत सारे आवाज निकाल के अपनी भाषाओं को व्यक्त करते होंगे। आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में बकरी होगा तो उसको हम लोग एक भाषा के द्वारा हम लोग अगर उसको आवाज देते हैं तो वह हमारे तरफ खींचा चला आता है। तो यानी एक तो हो गया बोलकर, ठीक है, दूसरा हो गया इशारा के द्वारा। जैसे हम लोग अक्सर किसी को इस तरह का इशारा करते हैं तो वो समझ जाता है कि वो हमें बुला रहा है। हम इसको इस तरह से कहते हैं तो बोलते हैं भाई नहीं, नहीं का भी इशारा होता है, अभी तो टाटा का इशारा होता है कि अगर हम हाथ मिला देते हैं
या फिर अगर हम किसी को सीटी मारते हैं तो इशारा करने का इशारा होता है, किसी को ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इशारा भी मतलब हाथों के द्वारा सांकेतिक रूप से भी हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आंगिक होता है, जैसे किसी को हम लोग मुंह बनाते हैं, आंख मार देते हैं कि भाई आंख मार दिए, मतलब थोड़ा सा इशारा कर दिए कि इस तरह से हमको करना है। तो इस तरह से हमारी भाषाओं को व्यक्त करने के तरीके हो गए, बोलकर, है ना, ये शरीर के द्वारा जो है किसी चीज़ों को व्यक्त करके जो है हम लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यह भाषा हो गया। और भाषा का जो है वो दो रूप होते हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिलीट यहाँ कर देते हैं, फिर से इसको हम लोग लिखेंगे। तो भाषा के दो रूप हैं, यानी आप इसको, भाषा को हम लोग यहाँ से उठाएंगे, भाषा के दो रूप हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, एक हो गया मौखिक, ठीक है, यानी हम किसी चीज को बोलकर, ठीक है, हम बोलकर अपनी भाषा को, विचार को व्यक्त करते हैं। और दूसरा हो गया लिखित, ठीक है। लिखित जो है, इससे भी हम लोग, जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं या बुक पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। तो मौखिक भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, वह मुंह से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है, ठीक है, जिसको कथित भाषा भी कहते हैं। और यह मौखिक क्या होता है कि मुंह से बोला जाता है, ठीक है, और इसे कान से सुना जाता है। कान से सुनना, कान से ऑलरेडी हम लोग सुनते हैं, और मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो मौखिक भाषा क्या है कि जब हम मुंह से बोलेंगे और कोई कान से सुनेगा, ठीक है। तो यह हमारा मौखिक भाषा हुआ। और लिखित भाषा क्या होता है कि जब विचारों या भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है ना, लिख देते हैं, तो इसको हम लोग लिखित भाषा, यानी लिख कर, ठीक है, लिख कर। अगर हम किसी चीज को लिख देते हैं तो वह भी एक लिखित हमारा भाषा व्यक्त करने का तरीका हो गया। आप इसे पॉज करके जो है व्याकरण की परिभाषा को लिख सकते हैं। और भाषा के दो रूप है, मौखिक जिसको मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, ठीक है, वह मौखिक भाषा हो गया। और लिखित भाषा मतलब हो गया जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। और लिखित भाषा में जो होता है, जैसे कि मौखिक भाषा में क्या क्या आ जाता है, थोड़ा सा इसको हम लोग डील कर लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या है कि मुंह से बोलना और कान से सुनना। तो जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम लोग बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, और फिर दूसरा व्यक्ति सुन के उसको बोलता है तो पहला व्यक्ति सुनता है ना। तो ये हो गया आपका वार्तालाप द्वारा, संवाद द्वारा, भाषण द्वारा, वाद विवाद द्वारा, है ना। और कहानी या कोई घटना हम लोग सुनाते हैं तो वह मौखिक हो जाता है। लिखित भाषा में क्या आ सकता है, जैसे पत्र के द्वारा हम लोग निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई घटना का वर्णन करते हैं। पेपर में जो है बहुत सारे चीज़ें देश विदेश का, खेल कूद से, है ना, हमारा लोकल न्यूज रहता है, तो वो लिख कर हम लोग समझ जाते हैं कि भाई अमुक जगह क्या हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह से जो है भाषा को देखते हैं। तो भाषा के नियमों की जानकारी होती है, यानी भाषा मतलब क्या हो गया कि बोलना और लिखना, ठीक है, बोलकर और लिखकर। तो हमें व्याकरण क्या करता है कि हमें बोलने का नियम की जानकारी देती है, हमें कैसे बोलना है, ठीक है, और हमें किस ढंग से लिखना है। अभी हम लोग कुछ उदाहरण लिखेंगे और कुछ उदाहरण हम लोग बोलेंगे जो अक्सर आपके घर में, आसपास पड़ोस में लोग बोलते हैं, ठीक है, और हम भी उसका रिप्लाई कर देते हैं, मतलब उसका उत्तर दे देते हैं, हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर आप व्याकरण को जान जाते हैं तो आप बहुत सारे गलतियां करने से बच जाएंगे। तो व्याकरण क्या कहता है कि भाषा के नियमों
की जानकारी। तो भाषा समझ में आ गया, यानी भाषा के दो रूप हो गए, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो उसके नियमों को हम लोग जो है जानकारी होती है, और इन नियमों को पढ़कर जब हम इन नियमों को जान जाएंगे, भाषा के नियमों को, यानी बोलने का क्या नियम है, कैसे बोलेंगे, या लिखने का क्या नियम है, उसे कैसे हम लिखेंगे, तो अगर हम उसे जान जाते हैं या पढ़ लेते हैं तो हम क्या करेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी व्याकरण जो है वो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना बताता है, उसके नियमों को बताता है। अब जैसे हम लोग एक छोटा सा एक गाड़ी में हम देखे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ था यात्री अपने, अक्सर आप लोग अगर बस में सफर करते होंगे, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अक्सर आप लोग देखे होंगे, अगर बस का आप सवारी करते होंगे, यात्रा करते होंगे, तो कहीं पर लिखा रहता है यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। क्या बता सकते हैं कि यह वाक्य शुद्ध है? क्या आप पकड़ पा रहे हैं? नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यात्री तो ठीक है, अपने तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सामान है वो गड़बड़ है। ठीक है, ये सामान और देखिए ये सामान, ठीक है, और समान, इसका मतलब समान मतलब हो गया बराबर, बराबर होना, समान होना। ठीक है, और यह समान का मतलब हो जाता है कोई सामग्री, जैसे आपका बैग हो गया, जो कि रियल में सामग्री, कोई वस्तु है ना। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे जगह पर सामान लिखा रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई, अपना सामान को देखते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि यहाँ पर व्याकरण की कमी है। ठीक है, एक और हम लोग अक्सर देखते हैं कि व्याकरण की कमी जो है, अशुद्धता कहाँ रहती है। जैसे आशीर्वाद, ऐसे हम लोग लिख के पार हो जाते हैं। ठीक है, आशीर्वाद। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी होता है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, बहुत ऐसे बता दिए कि यह अशुद्ध है, और बहुत ऐसे बोल रहे हैं तो सब तो ठीक है। लेकिन हम लोग अगर यह नहीं जानेंगे कि यह जो आशीर्वाद, यह र का गिनती में आता है, इसको र भी बोलते हैं, तो यह किधर होगा, यानी र जो है जिसके ऊपर लगता है उसके आगे पढ़ेंगे कि उसके पीछे पढ़ेंगे, है ना। तो ये व्याकरण हमें बताता है कि हमें कैसे और किस ढंग से लिखना चाहिए। तो यह जो र होता है, यह र जो होता है जिसके ऊपर में लग जाता है उसके पीछे र लगता है ना। तो ये क्या हो गया, आशीर्वाद। ठीक है, तो सॉरी, आशीर्वाद ये उसके आगे लगता है, रेफ जो है उसके आगे लगता है ना, पीछे नहीं लगता है। हमने थोड़ा बोलने में मिस्टेक किया है ना। तो आशीर्वाद ये होना चाहिए, लेकिन बहुत इसी जगह पर इस टाइप का लिखा रहता है। अक्सर हम लोग बोलने के क्रम में भी बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, जैसे मेरी माँ खा रहा है। क्या बता सकते हैं कि यह सही है कि गलत है? तो आपको पता चलेगा कि मेरी माँ खा रहा है ये गलत है, क्योंकि यह माँ जो है वो स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा, मेरी माँ खा रही है, यह शुद्ध होगा, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम तभी ये जानेंगे जब हम व्याकरण को अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, और व्याकरण को समझना मतलब आप शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग को जो है व्याकरण क्या है और यह क्यों जरूरी है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लड़की नाच रहा है, ये गलत है,
होना चाहिए, लड़की नाच रही है। पानी बहती है, यह गलत है, अशुद्ध है, क्या हो जाएगा? पानी बहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है व्याकरण की परिभाषा हमें यह बताता है कि हम किसी भी वाक्य को या वाक्य हो गया या जो आपका अक्षर है उसको आप सही ढंग से जानने का प्रयास करना। तो ये हो गया व्याकरण की परिभाषा। आप इसको पॉज करके जो है लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करेंगे तो वीडियो रुक जाएगी, उसके बाद फिर जो है आप उसे लिखकर और फिर से जो है प्ले करेंगे तो वह आगे की ओर बढ़ेगा। तो व्याकरण को अब हम लोग थोड़ा सा व्याकरण को जानेंगे। तो व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? वर्ण, यानी वर्ण क्या है। ठीक है, ठीक है, वर्ण क्या है और वर्ण क्यों जरूरी है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि, देखिए यहाँ पर याद रखना है मूल। ठीक है, मूल का मतलब हो जाता है शुरुआत। जो जब शुरुआती तौर पर वर्ण का खोज हुआ या वर्ण का हम यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे, है ना, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। देखिए उस मूल ध्वनि को, यानी जिस पर किसी तरह से कोई मिलावट ना हो, है ना, मूल, जिसका खंड या टुकड़ा, ठीक है, खंड या टुकड़ा मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो मूल है। ठीक है, मतलब शुरुआत से ही वो वैसे ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग मूल कहते हैं। तो किया जा सकता है, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में अ, ई, उ, ए, क। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने हलंत दिया, इसको हम लोग हलंत कहते हैं। हलंत कहने का मतलब हो जाता है कि जैसे आप क बोलते हैं तो क बोलेंगे तो ऑटोमेटिक क बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? क, यानी क के साथ अ मिला हुआ है। क और अ मिलके क बनाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब जो हिंदी व्याकरण के विद्वान थे वह भाई क कैसे बोलेंगे, उसमें तो आ ही जाता है। तो एक सांकेतिक प्रयोग किया गया और उसमें हलंत दिया गया। हलंत का अगर हम किसी में हलंत देते हैं, इसका मतलब उसमें अ की जो मात्रा है या अ का जो उच्चारण है वह विलुप्त हो जाएगा। आप बोलेंगे क बोलेंगे तो अ आ ही जाएगा, क आ गया, क ख आ गया, है ना, ग आ गया। लेकिन जैसे हम उसमें हलंत दे देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें अ गायब है। ठीक है, विलुप्त है। तो यानी क जोड़ अ तब बराबर क होता है। उसी तरह से ख हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो गया? ख। ठीक है, अगर मान लीजिए ख को अगर आपको संधि विच्छेद करना है या ख को अलग करना है तो आप ख हलंत जोड़ अ इस तरह से अलग करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अक्सर हम लोग वर्ण ध्वनियां या वर्ण विन्यास, थोड़ा सा वर्ण विन्यास को जान लीजिए कि जैसे हम लोग वर्ण विन्यास लिखेंगे, इसको हम लोग वर्ण विन्यास के अंतर्गत में ले आएंगे। अब वर्ण विन्यास क्या होता है? तो वर्ण विन्यास कहने का मतलब हो जाता है कि किसी भी शब्द को उसके विन्यास में लिखना, उसको वर्ण में लिखना। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कलम, या एक छोटा सा हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बस, है ना। अब ये बस को वर्ण विन्यास में लिखना है। तो वर्ण विन्यास में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे ब को अलग करेंगे, ब हलन जोड़ अ बराबर क्या हो गया? ब। ठीक है, उसी तरह से स हलन जोड़ अ। ठीक है, तब ये हो गया बस। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ले लेते हैं कमल। कमल का फूल सभी को पसंद है,
ठीक है। तो कमल, तो पहले क्या हो गया क का हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे, क हलंत जोड़ अ बराबर क हो गया। म क्या हो जाएगा, म हलंत जोड़ अ, म हो गया। उसके बाद ल हलंत जोड़ अ, क्या हो गया, क म ल, कमल। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विन्यास। ठीक है, पोज करके उतार सकते हैं। उसी तरह से आप अपने नाम का एक मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं, जैसे विद्यालय, छोड़ दीजिए, विद्यालय। तो अब यहां पर क्या देंगे, पहले क्या है व, मूल व हलन, अब व में क्या है हर्षई, ठीक है, ये हो गया वी। द, अब यहां देखिए द में हलन यानी अ नहीं है, य जोड़ य, हलन जोड़ आ, विद्या जोड़ ल, ल हलन जोड़ अ, जोड़ य हलन जोड़ अ, यानी इस तरह से विद्यालय, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विन्यास। ठीक है, उसी तरह से आप अपने नाम का, अब आप लोग होमवर्क में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे कि होमवर्क में आप 10 लड़का 10 लड़का का नाम और 10 लड़की का नाम आप लोग वर्ण विन्यास में लिखकर मेरे व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक है, 10 लड़का और 10 लड़की का नाम जो है वर्ण विन्यास में लिखकर मेरे पास भेजेंगे। ये आप लोग का वर्ण विन्यास से वर्ण से होमवर्क है। ठीक है, गृह कार्य है, इसको पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण हम लोग को समझ में आ गया कि वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा और हम लोग देखते हैं कि अ, तो अ में और किसी तरह से कोई वर्ण मिला हुआ नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर क हलंत कहते हैं तो क में अ नहीं है, क शुद्ध रूप से है, मूल रूप से है। अब इसमें हम लोग बहुत तरह मिला सकते हैं, क में अ लगा देते हैं तो क हो जाता है, क में हर्षई लगा देते हैं तो क में हर्षई की हो जाता है, क में दीर्घई लगा देंगे तो क में दीर्घई की हो जाएगा, क में हर्षौ लगा देते हैं तो क में हर्षौ कु हो जाता है, क में दुर्घौ लगा देंगे दुर्घौ तो क में दुर्घौ कु हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत आगे चलेगा। तो ये वर्ण विन्यास हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। तो याद रखना है कि वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है, एक हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण, अब यहाँ पर देखेंगे वर्ण तो जो जिसके ऊपर रेफ रहता है वह उसके आगे लग जाता है। जैसे कि हम लोग आशीर्वाद में देखे थे, तो आशीर्वाद में बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं, इस टाइप का लिखते हैं। अब ये जो रेफ वाला जो र होता है वो किसी जिसके ऊपर में लगा रहेगा उसके आगे र चला जाता है। तो बहुत ऐसे लोग इसको लिखते हैं, यहाँ स में रेफ दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे आरसी, है ना, आरसी वाद हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हम इस तरह का लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया आरसी वाद। इसलिए हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, हमें व में लगाना है। ये व में लगाएंगे तो र ऑटोमेटिक जिसके ऊपर रहेगा उसके आगे र की गिनती हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, र यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, शुद्ध उत्तर। तो उसी तरह से वर्ण जो है आप देखेंगे कि वर्ण के ऊपर में रेफ है तो रेफ र का गिनती में आता है, तो जिसके ऊपर रहेगा उसके आगे र का बोध होता है, तो ये हो गया वर्ण। तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण, स्वर, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। अब यहाँ पर नहीं ली जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें यह पूरी तरह से स्वच्छ है, सिंगल है,
ठीक है, इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम क बोलेंगे तो क में क्या है, क और अ जुड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरा वर्ण जुड़ गया, तो यह स्वर वर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर हम क में हलंत दे देते हैं, इसका मतलब यह जो है अ नहीं है, इसका मतलब क जो है स्वर हो सकता है, लेकिन चूंकि वर्णमाला में इस तरह का हम लोग क जो है नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क इस टाइप का, यानी इसमें अ जुड़ा हुआ है। तो यह किस में जाएगा उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण समझ में आ गया कि स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। और ऐसे वर्ण जो हैं हम लोग को 11 हैं। अब ये 11 कौन कौन है देखिए, जैसे अ, ठीक है, आ, हर्षई, दीर्घई, ठीक है, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आई, ओ, और एक लास्ट है आओ। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं। इसको याद रख लेना है, ऊपर वाला लिख लिए होंगे पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी स्वर वर्ण की चर्चा करेंगे कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिसके उच्चारण में जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अब देखिए अ, देखिए उसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं मिला, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध 11 वर्ण है। ठीक है, याद रखना है कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो वह है 11। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्वर वर्ण को भी 2 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है, एक हो गया क्या, हर्षौ स्वर। ठीक है, हर्षौ स्वर, और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। अब देखिए हर्षौ स्वर और दीर्घ स्वर क्या है, तो हर्षौ स्वर में जो है कम समय लगता है। अगर किसी वर्ण को उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या लगेगा, कम समय। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, उच्चारण में कम समय, इसको समझ लेना है। अगर हम हर्षौ स्वर बोलेंगे तो इसमें उच्चारण में कम समय लगेगा। अब इसमें कौन कौन है, उच्चारण अगर कम समय लगेगा तो वह कौन कौन है हर्षौ स्वर में, एक हो गया अ, ठीक है, दूसरा हो गया ई, तीसरा हो गया उ, और चौथा हो गया री। यानी इसके उच्चारण में जो है हमें कम समय लगता है, और यह 4 ही है, याद रखना है। ठीक है, स्वर वर्ण जैसे आप 11 बांट दिए, अ, आ, हर्षै, दीर्घ, हर्षो, दीर्घो, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये 11 को ही आपको स्वर और ये हर्षो स्वर और दीर्घ स्वर में बांटना है। तो हर्षो स्वर हो गया जिसमें कम समय, उच्चारण करने में कम समय लगता है, तो वह कितने हैं, 4, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर क्या है, जिसमें हर्षो स्वर के उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, यानी थोड़ा अधिक समय लगता है। स्वर वर्ण से थोड़ा सा दुगुना समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो कौन कौन है, ये आ है, ठीक है, उसके बाद दीर्घई है, उसके बाद दुर्घौ है, ए है,
आई है, ओ है और आओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यह कितने वर्ण हैं? 7 वर्ण हैं। और ये सातों वर्ण जो हैं वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ, ऋ ये ह्रस्व स्वर है। आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ स्वर है, जिसको उच्चारण करने में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। अब जैसे अ, आ, देखिए अगर आप अ बोलते हैं तो उसमें कम समय लगता है, अ है ना, आ तो ज्यादा उच्चारण करने में समय लगा। ई, उ, री है ना, ए, आई, ओ, आओ तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और ज्यादा समय लगता है इसीलिए हम लोग इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, ये पॉज करके आप लोग इसको उतार सकते हैं। स्वर वर्ण को भी आप लोग पॉज करके उतारेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मात्राएं देख लेते हैं कि अक्सर हम लोग जब वर्णों का उच्चारण करेंगे, ये स्वर वर्ण में ही आता है मात्राएं। मात्राएं मतलब हो गया सांकेतिक, संकेत। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पर हम लोग खतरा नहीं लिखते हैं, है ना, और अगर वहां पर एक कंकाल बना देते हैं और इस तरह का, है ना, ऐसे बना देते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि यह खतरे की निशानी है, इधर आगे जाना खतरा है। या कहीं पर आप देखे होंगे इस तरह का तीर देखे होंगे कि भाई ऐसे इधर जाना है, ये सांकेतिक है। मात्राएं मतलब किसी भी और किसी भी चीजों को सांकेतिक में करना, ये मात्राएं हैं। तो उसी तरह से स्वर का जो है, जो स्वर वर्ण है उनकी मात्राएं थोड़ा जान लेना है। अ, आ, सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, अ। ठीक है, तो हम लोग अ तक जो है मात्राएं उतार लेते हैं। और ये चूंकि हम लोग का 11 है, लेकिन यहाँ पर हम 13 कर दिए हैं। आप साथ इसको विसर्ग अनुस्वर भी कहा जाता है, तो आप इसको भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अ जो है वो स्वतंत्र रूप से है। आ अगर जिसके पीछे आकार की मात्रा, इसको आकार की मात्रा बोला जाता है, तो ये आ हो गया। अगर इधर से लगाएंगे तो ई हो जाएगा, इधर से लगाएंगे तो दीर्घई हो जाएगा। ह्रस्व ऐसे लगेगा, दुर्घौ इस तरह से, री, ठीक है, ए, आई, ऊपर में एक जो है लगा तो ए हो गया। ठीक है, उसी तरह से 2 लगा तो ए आई हो गया। यहाँ पर इसे नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से री, ओ, आओ, अंग, आ। ठीक है, अगर पीछे ऊपर में कोना में, ठीक है, ऐसा लगता है तो अंग हो जाता है, और 2 पीछे लगेगा तो अ हो जाता है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग ऊपर में भी लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है, और इसके लिए हम लोग व्यंजन वर्ण जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। और तब तक जो है स्वर वर्ण का जो है थोड़ा सा इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे, है ना। और आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क देंगे, जिसमें आप लोग को होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है।
तो होमवर्क हो जाएगा आपका कि ये गृह कार्य जो है आपको घर में करना है। पहला है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। दूसरा हो गया वर्ण की परिभाषा लिखें, या वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया जो आप लोग को वर्ण विन्यास जो है 10 लड़का 10 लड़की का जो वर्ण विन्यास है वो आपको कर लेना है। उसके बाद स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तीसरा हो गया। चौथा स्वर्ण वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेदों को लिखें। ये 4 आप लोग का गृह कार्य मिलता है। आप लोग सभी से पॉज करके जो है लिख लेंगे। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वह व्यंजन वर्ण के बारे में रहेगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को स्वर वर्ण व्याकरण किसे कहते हैं ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।